हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसमें आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक रेडिकलवाद, यानी आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। सबसे पहले हम लोगों को राजनीतिक रेडिकलवाद के बारे में समझ लेना चाहिए। ये रेडिकलवाद जो है एक विचारधारा है जिसमें इस विचारधारा के मानने वाले लोगों का ये मत होता है कि जो कुछ भी हो बहुमत के आधार पर हो, यानी बहुमत वाली राजनीतिक व्यवस्था अपनाई जाए और वो जो चाहे वो कर सके। इसके अलावा ये चाहते हैं कि संपत्ति जो है वो निजी हाथ में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खास लोगों के ही पास हो, यानी संपत्ति का वितरण हो, निजी हाथ में हो और बहुमत के आधार पर जो राजनीति हो वो तय की जा सके। इसी को यहाँ राजनीतिक रेडिकलवाद के रूप में माना गया है। तो दे रहा है जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा था, पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखा था इसको कि जब बोल्शेविक क्रांति हुई तो किस तरीके से वहाँ लेनिन की सरकार आई और बोल्शेविक और मेंशेविक जो मत थे उनमें किस तरीके की टकराहट हुई। तो वहाँ जिस तरीके से रूस में जो है रेडिकलवादी लोग जो थे, यानी बहुसंख्य चाहने वाले लोग जो थे, उन लोगों ने जिस तरीके से विद्रोह किया, ठीक उसी तरीके से यहाँ जर्मनी में भी स्पार्टकिस्ट जो थे उन लोगों ने भी आंदोलन को अंजाम रखा। बहुत सारे शहरों में मज़दूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई। सोवियत यानी संघ, यानी बहुत से मज़दूर थे और नाविक थे जिन लोगों ने क्या किया, अपना अपना एक संघ बनाया। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायती के नारे गूंज रहे थे। अब बर्लिन जो था उसके बारे में कहा गया है कि बर्लिन की जो दीवारें थी वो राजतंत्र की और कह सकते हैं कि प्रतिक्रियावादी एक प्रतीक के रूप में जानी जाती थी। तो बर्लिन की राजनीति में और उस समय सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था के बात करना ये बहुत बड़ी बात थी, यानी सोवियत शासन व्यवस्था की हिमायती के नारे जो थे वो बर्लिन में गूंज रहे थे। इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। तो जो राजनीतिक माहौल हुआ था उससे मिलकर के किन लोगों ने, समाजवादियों ने, लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थकों ने और कैथोलिक गुटों ने। कैथोलिक धर्म है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो ये तीनों लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के इन्होंने वाइमर गणतंत्र की क्या कर डाली, स्थापना कर डाली। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिक के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। जब वाइमर गणराज्य के इससे के बारे में पता चला, वाइमर गणराज्य ने ये गतिविधि देखी, तो इन्होंने क्या किया कि सैनिकों की सहायता से इनके विद्रोह को समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक ने मिलकर के जो गुट बनाया था उसके विद्रोह को उन्होंने कुचल दिया। यानी एक तरीके से कहा जाए कि समाजवाद का उन्होंने फन कुचलने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। मैंने आपको बताया रहा था कि समाजवाद और साम्यवाद अलग अलग चीज़ें हैं। साम्यवादी जो लोग होते हैं वो सर्वहारा वर्ग की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, साथ ही साथ ये निजी संपत्ति के भी हिमायती होते हैं, लेकिन समाजवादी लोग जो है इस तरह से नहीं हैं। तो यहाँ जो विद्रोह हुआ, घटनाक्रम हुआ और समाजवादियों ने मिल कर के जो है स्पार्टकिस्टों का जो दमन किया, सरकार का साथ दिया, उससे ना तो कभी कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के करीब आए और न ही मिल करके उन्होंने हिटलर के खिलाफ
आंदोलन किया। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ उठाने लगे, यानी साम्यवाद और समाजवाद दोनों खेमे के लोग जो थे वो आमूल सुधार यानी शासन व्यवस्था में कुछ सुधार की बात की आवाज़ उठाने लगे। राजनीति रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला और जो विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था खराब हुई उससे जो रेडिकलवादी विचार के लोग थे, मानने वाले थे, उन लोगों को और ज़्यादा इससे लाभ मिला क्योंकि स्थिति जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना था। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा जाना कि वर्साई की जो संधि हुई, उस संधि के द्वारा पूरी तरीके से युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया गया। तो एक तो पहले ही जर्मनी जो था युद्ध लड़ रहा था, पैसे लेकर के अमेरिका से ले रहा था, फ्रांस से ले रहा था, और दूसरी ओर जब युद्ध ख़त्म हुआ तो फिर जो है वो उसको हर्जाना भी भरना था। तो दोहरी बोझ से जो था वो जर्मनी जो था पूरी तरीके से दब गया। तो इस तरह से दोहरी बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। यानी जो सोने की खान थी, भंडार थी, उसके पास पैसे जो थे वो एक तो पहले युद्ध में ख़त्म कर चुका था और बाकी बचे जो कुछ थे वो हर्जाने के रूप में दे करके चुका रहा था। और एक टाइम ऐसा आया जब इसके पास कुछ भी नहीं रहा। परिणाम ये हुआ कि 1930 में जब हिटलर के शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई तो हिटलर ने हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। अब रूर जो था वो वहाँ कोयले के बहुत ज़्यादा भंडार थे, तो पैसे नहीं दिया। इसकी वजह से फ्रांस ने क्या किया कि इसके कोयले वाले जो क्षेत्र था रूर, उसको अपने अंडर में ले लिया। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। यानी कर्ज चुकाने के लिए जर्मनी ने क्या किया कि बड़े पैमाने पर पैसे छापना शुरू किए। जर्मन संघ सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसके मुद्रा मार्क का मूल्य तेज़ी से गिरने लगा और अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी। यानी 24,000 जर्मनी का रुपया जो था वो $1 के बराबर था। जुलाई में 3,53,000 हो गया, अगस्त में 46,21,000 और दिसंबर आते आते 9,88,000 60,000 मार्क $1 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से $1 में खरबों मार्क जो थे मिलने लगे। आप सभी जानते हैं कि नोट की छपाई जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके छापा जाता है। अन्यथा ये सवाल आता है कि क्यों ना हम ज़्यादा पैसे छाप लें और छाप करके जो है हमारे पास जब ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो हम जो है उससे दूसरे देशों से सामान खरीद लेंगे। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। आप जानते हैं कि अगर ज़्यादा पैसा छाप देंगे तो इससे मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जैसा कि यहाँ आप जर्मनी में देख रहे हैं कि $1 जो है 9,88,60,000 रुपये के बराबर हो गया है। तो जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों के दाम जो थे आसमान छूने लगे। एक उदाहरण से इस तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास जो है 10 रुपये हैं और आप 10 रुपये में ही किसी सामान को ख़रीद लेते हैं। आपने क्या किया कि 10 रुपये के जगह पर आपने 100 रुपये छाप लिए, यानी 90 रुपये एक्स्ट्रा आपने छाप लिए। अब होगा क्या कि सामान तो उतनी ही रहेगी, आपकी जो घरेलू उत्पादन है जीडीपी जिसको बोला जाता है उसके अनुसार ही पैसे रखे जाते हैं। तो उससे होगा ये कि अब जो 10 रुपया में मिलता था वो चीज़ें जो है 100 रुपया में मिलेगी, दूसरी कुछ अंतर होने वाली है नहीं। परिणाम ये हुआ कि जो कीमतें थी वो दिन प्रतिदिन गिरती गई और ज़रूरी चीज़ों वाली जो सामानें थी उसकी दाम जो थे आसमान छूने लगे। और यहाँ दे रहा है कि उस समय के रेखा चित्रों में जर्मनी के नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट ले जाते हुए दिखाया जाने लगा। अब अनुमान लगा लीजिए कि अगर पाव रोटी खरीदना है तो बैलगाड़ी पे नोट भरिए और भर के तब बाज़ार जाइए। ये दशा हो गई।
जर्मन समाज पूरी दुनिया में हमदर्दी का पात्र बन गया और इस संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। तो ये हालत हो गई जर्मनी की कि अगर कहीं एक दफ्तर में लोगों को पेमेंट देना होता था तो गाड़ियों पे, ठेलों पे पैसे भर के लाए जाते थे। तो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई कहाँ, जर्मनी की। तो जर्मनी को इस संकट के निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसके लिए उन्होंने डॉब्स योजना बनाई। और ये डॉब्स योजना क्या थी? तो इस योजना के तहत जो हर्जाना तय किया गया था आर्थिक संकट का देखते हुए, उस हर्जाने की राशि को फिर से तय किया गया। यानी जर्मनी की जो हर्जाने लगाई गई थी विश्व युद्ध के समय, उसको कम किया गया। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।